नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 808 पेपर यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष। तो आज ही क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताएंगे 808 यानी हिंदी भाषा शिक्षण के, जो कि यहीं से आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, आपका पेपर होगा पूरा का पूरा इसी क्लास से बनेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी मैराथन से देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना सबसे पहले तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये पेपर होता है आपका 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। 40% लाने होते हैं, यानी कि 28 अंक आपको पास होने के लिए लाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और लाइक कर देना। ठीक है, और जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी और करना चाहते हैं तो वो नोट्स परचेस कर लें। नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप ज़्यादा नहीं तो नोट्स कम से कम इस सब्जेक्ट के ले लें। एक तो आप इंग्लिश के ले लें, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। थोड़ी हार्ड विषय भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें 70 नंबर की होती है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी रिलेटेड यानी कि शिक्षण विधियाँ ही पूछी जाती हैं इसमें, और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इसके नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे आप एक मैथ सब्जेक्ट, आपकी जो 2 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये दोनों सब्जेक्ट के आप नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, मैं इनको आपको कम से कम पैसों में दे दूंगा, बस अपना जो भी खर्चा रहेगा वो ले लूँगा आपसे, बाकी का आप ले लेना, इनको पढ़ लेना। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप में से कोई भी बच्चा फेल ना हो इन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप ले लें इन सब्जेक्ट को। आप तो एक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ले लें जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है 812। ठीक है, 812 रहता है, और गणित का रहता है 813, इसका रहता है 813। ठीक है, तो ये 813 वाली सब्जेक्ट और 812 वाली सब्जेक्ट, इन दोनों को आप परचेस जरूर कर लेना। मैं आपको कम से कम पैसों में उपलब्ध करा दूंगा, और इनकी क्लासेस भी लेके आऊँगा। इनकी क्लासेस बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप बस व्हाट्सअप मैसेज करें, तब तक आप इनको पढ़ें। ठीक है, मैं और मैराथन क्लासेस आपके लिए बना रहा हूँ इन दोनों सब्जेक्ट की। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप तब तक नोट्स ले लें। नोट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये इनमें क्या है, क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इनमें, तो आप इनको अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश के साथ साथ हमने हिंदी भी दे रखी है। ठीक है, हिंदी भी, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएँ, समझ में आ जाए। और मैथ भी आप ले लें, मैथ सब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे इसमें आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, और नोट्स में आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों क्लासेस के। तो आप दोनों नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, और यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले बस यही है, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें सभी स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक आपकी पॉजिटिव वाली कमेंट, ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव वाली कमेंट रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है, पॉजिटिव वाली कमेंट। ठीक है, और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो हमने 807 सब्जेक्ट बनाई थी उसमें हमने बोला था, कुछ आपके साथ कुछ शेयर किया था बैड कमेंट के ऊपर, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया उसमें, खासकर लड़कियों के ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कमेंट रहे हैं उसमें। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। अच्छे लड़कों की भी रहे हैं, लेकिन लड़कियों के ज़्यादा रहे, इसीलिए लड़कियों को स्पेशल दिल से धन्यवाद, और लड़कों को भी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारा, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट थे, पॉजिटिव कमेंट थे। जिन्होंने भी बैड कमेंट किए होंगे वो अब देखते रह गए होंगे कि हाँ, वास्तव में ये हमारी जो फैमिली है वो यूट्यूब फैमिली है। आप लोग जो इतने प्यारे अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके सामने वो बैड वाले तो भाज ही गए होंगे। बस इतनी खुशी हमें कि आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, दिल से धन्यवाद आप लोगों के लिए, दिल से शुक्रिया आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करें, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐसे ही क्लास लाएंगे। आप नो टेंशन रहिए, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा डीएलएड में, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। वैसे तो बच्चे फेल होते हैं डीएलएड में, लेकिन इस बार जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है वो एक ही बच्चा फेल नहीं होगा, सबकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। इस बार देख लेना, क्योंकि इस बार अच्छे क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए जो एग्जाम में आने लायक थे। बस आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप हमें ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स के लिए कमेंट करते रहें। ठीक है, आपकी जो कमेंट है ना वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है, हमें लगता है कि नहीं अब हमें और क्लासेस लानी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बैड कमेंट करके चले गए, उन्हें हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अब जो बैड कमेंट करेगा हम उसे यूट्यूब से ही बैन कर देंगे। ठीक है, अपने चैनल से ही बैन कर देंगे। तो आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद, शुक्रिया था, आपने हमें अच्छे कमेंट किए, पॉजिटिव कमेंट दिए। ठीक है, तो चलिए अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बस आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, सभी जगह शेयर और कर देना। तो ये आपके 808 हिंदी की सब्जेक्ट की क्लास है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रादेशिक भाषा क्या है।
प्रादेशिक भाषा क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो प्रादेशिक भाषा क्या होती है, वैसे तो मैं इजी लैंग्वेज में ही लेके आता हूँ सारे क्वेश्चन, फिर भी आप एक बार और पढ़ने की प्रयास करें, ठीक है। समझते हुए आपको भी पढ़ना है, आप भी स्वयं भी पढ़ा करो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रादेशिक भाषा क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे तो प्रादेशिक भाषा वह भाषा है जो किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र, प्रादेशिक भाषा वह भाषा है जो किसी विशेष प्रदेश, क्षेत्र या राज्य में बोली जाती है और वहाँ की जनता के आपसी संवाद का माध्यम होती है। आपसी संवाद यानी आपसी जो बातचीत होती है उसका क्या होती है, माध्यम होती है। तो उदाहरण से देखें, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो ये सभी क्या है, ये प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है। क्या है ये, प्रादेशिक भाषाएं जो किसी अपने ही क्षेत्र में बोली जाती है, किसी प्रदेश, क्षेत्र या राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक प्रादेशिक भाषाएं होती हैं। ये आप इन अच्छे से और पढ़ें और समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप में से जितने भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाएं। बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है, आईडी हमारी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए। तो इंस्टाग्राम पे सभी बच्चे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट लाते रहेंगे बेहतर से बेहतर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम चलाने वाले सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाएं और टेलीग्राम भी फॉलो कर लें, ठीक है, अपडेट्स के लिए। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बंटी क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है। संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है। संवाद या वार्तालाप का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह भाषण शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र आपस में या शिक्षक से बातचीत करके अपने विचार व्यक्त करने और सुनने का अभ्यास करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका संवाद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये संवाद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं। तो वाचन मुद्रा का अर्थ है पाठ पढ़ते समय शरीर की उचित स्थिति, बैठने का तरीका, पुस्तक पकड़ने का ढंग और आँखों की स्थिति। यही सही वाचन मुद्रा से छात्र सुविधापूर्वक, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से पाठ पढ़ सकते हैं। यानी कि वाचन मुद्रा वो है जो पाठ पढ़ते समय आप अपने शरीर को एकदम सही से अच्छे से बैठकर, एक अच्छे से तरीके से बैठकर पुस्तक पकड़ने का जो आपका तरीका है, वो मतलब कहने का ये है कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, अपने शरीर को आप एक अच्छी जगह बैठकर एक अच्छे तरीके से पुस्तक को पकड़ते हुए सही से पढ़ते हैं, स्पष्ट तरीके से। तो वही तो क्या है, एक वाचन मुद्रा, एक बैठने का तरीका, एक पढ़ने का तरीका, सभी चीज़ क्या है, एक वाचन मुद्राएं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आएंगे क्योंकि बहुत ईजी हैं। आप इनको लिख सकते हैं ऐसे ही बना के, आप अपने एक्स्ट्रा शब्द जोड़कर भी लिख देना, तब भी आपको नंबर मिलेगा। बस आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा और उसके पॉइंट समझिएगा, बाकी का एक्स्ट्रा आप अपने मन से लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस नंबर वहाँ कटता है जहाँ आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, खाली छोड़ते हैं क्वेश्चन को, तो आपका नंबर कटता है। आपको खाली नहीं छोड़ना है बस, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आए तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी आप पे आ रहा है वो लिख के आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्य शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के आपको कोई दो उद्देश्य लिखने हैं। तो छात्रों में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना है। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि करना तथा भाषा की समझ बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये आप गद्य शिक्षण के दो उद्देश्य यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला उद्देश्य लिखेंगे छात्रों को भाषा के नियमों का व्यवहारिक ज्ञान देना होता है। दूसरा आप लिखेंगे शुद्ध वाक्य रचना करने की क्षमता विकसित करना होता है। छात्रों में शब्दों के सही रूप व प्रयोग की समझ पैदा करना होता है। लेखन और वाचन में होने वाली त्रुटियों को सुधारने की क्षमता विकसित करना होता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के ये सामान्य उद्देश्य हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकलन क्या क्या अर्थ है। आकलन का क्या अर्थ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो आकलन का अर्थ है छात्रों की प्रगति, ज्ञान और योग्यता का मूल्यांकन करना। यह शिक्षण के दौरान निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह जानता है कि छात्र ने क्या और कितना सीखा है ताकि आवश्यकता अनुसार शिक्षण में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये बच्चे की प्रगति के बारे में कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा है, क्या सीखेगा, बच्चे कहाँ गलती कर रहा है तो उसे तुरंत हम सुधार दें। ये पूरी साल भर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये आकलन के बारे में आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करने के लिए अपने विचार लिखिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करना है तो आप अपने विचार किस तरीके से लिख सकते हैं, वो अपने विचार आपको लिखने हैं। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। सबसे ज़्यादा जो हमारा भारत है वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अधिकांश भागों, अधिकांश राज्यों में क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। यह संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृत भी है। देखो, संविधान में भी ये राजभाषा के रूप में स्वीकृत है हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी सरल, समृद्ध और सभी प्रांतों के लोगों को आपस में जोड़ने वाली भाषा है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक भी है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हिंदी भाषा को। तो आप हिंदी भाषा के बारे में ये लिख सकते हैं अच्छे से समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का साहित्यिक महत्व बताइए। तो हिंदी भाषा का साहित्यिक महत्व क्या होता है ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का साहित्यिक अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत समृद्ध है। हिंदी भाषा का साहित्य क्या है, अत्यंत समृद्ध है। इसमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद, महादेव वर्मा जैसे महान साहित्यकारों की रचनाएं शामिल हैं। हिंदी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं का विकास हुआ है जो भारतीय संस्कृति, समाज और मूल्यों को क्या दर्शाती हैं। यह भारतीय जनमानस की भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। तो ये आप हिंदी साहित्य के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से। देखो, हिंदी की क्लास चल रही है तो हिंदी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखो, एक तो व्याकरण रहेगी आपकी, और हिंदी की जितनी भी व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछे जाएंगे आपसे। और इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि शिक्षण विधियाँ, हिंदी की जितनी भी शिक्षण विधियाँ काम में आती हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, उन हिंदी शिक्षण विधियों का भी नाम लिया जाएगा, उनसे भी क्वेश्चन बने जाएंगे इसमें। ठीक है, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और दोनों टाइप का जो मेन क्वेश्चन है वो हम आपके लिए इस क्लास में लेके आए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लेके आए, बट आपको इनको क्वेश्चन को समझना है। बाकी तो आप बनाकर भी लिख दोगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा इन पॉइंट के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा कच्च वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कच्चा कच्च वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो आपको बताना है। तो सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर देना चाहिए। देखो, कच्चा कच्च में वार्तालाप आयोजन चल रहा है तो वहाँ पे सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं इस बच्चे को छोड़ दो या इस बच्चे इसको मत बात करो। दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरा विषय रुचिकर और छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, जिस पे बात करना चाहते कच्चा कच्च में, तो वह विषय कैसा होना चाहिए, रुचिकर और छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए ताकि छात्र उस पर वार्तालाप कर सके, यानी बातचीत कर सकें। शुद्ध भाषा प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि सही भाषा पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उच्च, स्पष्ट, एकदम अच्छे तरीके से बातचीत होनी चाहिए। छात्रों को बिना डर के अपनी बात कहने का वातावरण देना चाहिए। ठीक है, छात्रों पे एकदम प्रेशर नहीं बनाएं, ना डराएं उन्हें। वो अपनी एकदम ऐसा वातावरण रखना है क्लास का कि बच्चे अपने आप जिनके मन में क्वेश्चन है वो अपने आप अपने क्वेश्चंस को आगे रख सकें, बातचीत कर सकें उन पे। ठीक है, समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, समय का भी उचित प्रबंधन इसमें करना चाहिए। तो आप ये 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय देना है तो हिंदी के
हिंदी भाषा के अंतर्गत 4 कौशल होते हैं आपके, जो 4 कौशल हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में 4 मुख्य भाषाई कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रवण कौशल होता है एक, तो जिसे सुनना, ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि सुनना, और भाषण कौशल यानी कि बोलना होता है, वाचन कौशल यानी कि पढ़ना होता है, लेखन कौशल यानी कि लिखना होता है, ठीक है। ये 4 कौशल होते हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाषा के पूर्ण विकास के लिए सभी का संतुलित विकास आवश्यक है, ठीक है। ये चारों जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए। भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखना है आपको। सुलेख यानी कि सुंदर लेख का, ठीक है, सुंदर लेख, एकदम स्पष्ट तरीके से आप एक अच्छा लेख लिखते हैं, उसके बारे में उसका महत्व लिखना है कि उसका क्या महत्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले तो भाषा शिक्षण में सुलेख का निम्नलिखित महत्व है, या निम्न तरीके से महत्व, कुछ पॉइंट के माध्यम से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, सुलेख से लिखावट सुंदर, स्पष्ट और शुद्ध बनती है। सुलेख से क्या होता है? लिखावट आपकी कैसी बनती है? सुंदर बनती है, स्पष्ट और शुद्ध बनती है। दूसरा लिखेंगे अक्षरों के सही आकार और बनावट का अभ्यास होता है। लेखन में गति और नियमितता आती है। यह वर्तनी की शुद्धता में सहायक होता है। छात्रों में अनुशासन और एकाग्रता का विकास होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? छात्रों में अनुशासन और एकाग्रता का विकास होता है। तो ये आप महत्व लिख सकते हैं सुलेख का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? पढ़ते समय आप पढ़ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको संक्षिप्त में वर्णन करते हुए लिखना है, ठीक है। तो हम पॉइंट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो ध्वनि, आपकी जो उच्चारण निकल रहा है वो शुद्ध निकलना चाहिए। आवाज़ का उतार चढ़ाव यानी कि उचित होना चाहिए, स्वराघात होना चाहिए, ठीक है। स्वर आघात होना चाहिए, उचित होना चाहिए आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है। उसके बाद विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे विराम देना है, ठीक है। पढ़ते समय गति सामान्य होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ और ना बहुत धीमी होनी चाहिए। बैठने और पुस्तक पकड़ने की मुद्रा सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। देखो, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं आपको। तो पद्य शिक्षण से क्या होता है, क्या उद्देश्य रहते हैं इसके? तो छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। पद्य शिक्षण का लय, ताल और स्वर के साथ कविता पढ़ने की क्षमता विकसित करना है। कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध का विकास करना है। शब्द भंडार में वृद्धि करना है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे पद्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को आपको स्पष्ट करना है। तो मासिक योजना का अर्थ है 1 महीने में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का व्यवस्थित विभाजन। मासिक योजना का क्या अर्थ है? 1 महीने में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का व्यवस्थित विभाजन। इसमें शिक्षक यह तय करता है कि किस सप्ताह कौन सा पाठ, व्याकरण का कौन सा भाग और कौन सी गतिविधियां पढ़ाई जाएंगी। इससे शिक्षण व्यवस्थित रहता है, समय का सही उपयोग होता है और निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना यानी 1 महीने की योजना आप इसमें स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण शिक्षण के लिए कोई 3 खेल गतिविधियां लिखिए। व्याकरण शिक्षण के लिए आपको कोई 3 खेल गतिविधियां लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे शब्द निर्माण खेल। सबसे पहला शब्द निर्माण खेल यानी छात्रों को कुछ अक्षर देकर उनसे नए नए शब्द बनाने को कहा जाता है। विलोम पर्यायवाची खेल यानी 2 टीमें बनाकर एक टीम शब्द बोलती है और दूसरी टीम उसका विलोम या पर्यायवाची बताती है, ठीक है। ये तो आप ये लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं वाक्य रचना प्रतियोगिता
यानी कि शिक्षक कुछ शब्द देते हैं और छात्र उनसे सही वाक्य बनाकर प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आप ये तीनों यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। तो ये व्याकरण शिक्षण के लिए कोई 3 खेल गतिविधियाँ हैं। ठीक है, मतलब व्याकरण शिक्षण भी इसमें पढ़ाई जाए और एक खेल के तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझते हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर एवं व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसके अंतर को आपको स्पष्ट करना है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण आप करते हैं तो बिना किसी और वर्ण की सहायता के बिना ही उच्चारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ऊ आदि हो जाते हैं आपकी। इनकी जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, और व्यंजन देखें तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं का, खा, गा आदि, इनकी संख्या 33 होती है। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन स्वर एक ऐसे स्वतंत्र वर्ण है जिनका उच्चारण आप बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं, अन्य किसी वर्ण की सहायता बिना। ठीक है, आप स्वर को बोल सकते हैं लेकिन व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है, ना आप कभी इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कैसे सर, कैसे नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है का। ठीक है, का लिखा हुआ है, का इसे बोल रहे हैं तो इसमें आ की ध्वनि निकल रही है। अगर आप अच्छे से इसे बोलेंगे का तो तुरंत आ की ध्वनि निकल रही, क्योंकि इसमें स्वर है। स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जब हम इसमें से स्वर को अलग करेंगे, जैसे अब इसमें से हम आपको स्वर को अलग करेंगे तो नीचे हम इसके हलंत लगाएंगे। ठीक है, इसके नीचे हलंत लगेगा तभी आप इसको अलग कर पाएंगे। प्लस इसके अंदर हर एक व्यंजन में स्वर होता है। ठीक है, तो ये इसका अलग भाग अलग हो जाएगा। अब इसको आप बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे, कभी नहीं बोल पाओगे। जब तक ये आ इसमें शामिल नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो आपका ए होता है ना, ये बिना मात्रा वाला स्वर होता है। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आपकी 11 स्वरों की मात्रा पूछी जाए तो 10 मात्रा होती हैं, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसे अ बोलते अ। इसके जो दूसरा है आ, उसे आ बोलते हैं। इनका उच्चारण आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर, आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी गद्य के विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी गद्य के विकास का आपको वर्णन करना है। तो हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल से हुआ है। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है। इनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य भाषा को परिमार्जित और व्यवस्थित किया। इसके बाद प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी विधा को नई ऊंचाई दी। वर्तमान समय में हिंदी गद्य निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि विविध विधाओं में समृद्ध रूप से विकसित हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ये हिंदी गद्य के विकास का वर्णन है। थोड़ा अच्छे से आप इसे और लिख सकते हैं अपने शब्दों में, हिंदी साहित्य को जोड़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधूरी कहानी पूर्ति विधि किसे कहते हैं। अधूरी कहानी पूर्ति विधि किसे कहते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक कहानी का कुछ भाग सुनाते हैं। इस विधि में क्या होता है, अधूरी कहानी पूर्ति विधि किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक कहानी का कुछ भाग सुनाते हैं या पढ़ाते हैं और उसी बीच में या अंत में अधूरा छोड़ देते हैं। फिर छात्रों को अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके कहानी को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस विधि से छात्रों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक होते हैं वो क्लास के अंदर उस कहानी या कोई भी चीज़ होती है उस भाग को आधे या तो बीच में छोड़ते हैं, जब वो लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं तो उससे क्या करते हैं, जो छात्र होते हैं क्लास में, विद्यार्थी उसे पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार सोच कर वो कि क्या हो सकता है इसके आगे, पूरा उसे पूरा करते हैं। तो यही क्या है,
अधूरी कहानी पूर्ति विधि है। ठीक है, आप इसे अच्छे से और पढ़ें समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षण उद्देश्यों में सिम्पसन के क्रियात्मक पक्ष के स्तर बताइए। शिक्षण उद्देश्यों में सिम्पसन के क्रियात्मक पक्ष के आपको स्तर बताने, तो सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के निम्नलिखित स्तर बताए थे। तो कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं? तो सबसे पहले अनुकरण, क्रियाशीलता या यंत्रीकरण, यथार्थता या परिशुद्धि और संबंध स्थापना, और एक और बताया था यहाँ पे स्वाभाविकीकरण। ठीक है, स्वाभाविकीकरण। तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा अधिगम में प्रयत्न के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। भाषा अधिगम में प्रयत्न के सिद्धांत का उल्लेख करना है। तो भाषा अधिगम में प्रयत्न यानी कि अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार बार बार अभ्यास करने से भाषा ज्ञान दृढ़ होता है। ठीक है, भाषा ज्ञान क्या होता है? दृढ़ होता है। बच्चा जब किसी शब्द या वाक्य का बार बार प्रयोग करता है तो उसकी त्रुटियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और वह शुद्ध भाषा बोलने व लिखने में सक्षम हो जाता है। इस सिद्धांत में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। ठीक है, करके सीखने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। भाषा अधिगम में प्रयत्न के सिद्धांत का उल्लेख है। ठीक है, प्रयत्न के सिद्धांत। अच्छे से आप इसे पढ़ें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है। भाषा ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो टिप्पणी करना है। तो इस कथन का अर्थ है कि भाषा केवल पढ़ने या सुनने से नहीं सीखी जा सकती है, बल्कि इसे सीखने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे तैरना सीखने के लिए तैरने का अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही भाषा सीखने के लिए बोलने, पढ़ने, लिखने और सुनने का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। केवल नियम जान लेने से भाषा पर अधिकार नहीं हो जाता है। अभ्यास से ही भाषा में निपुणता आती है। ठीक है, आप जितना अभ्यास करेंगे, बार बार बोलने लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है। यानी कि आपको ज्ञान है हर चीज़ का, ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। मान लीजिए आपने सब कुछ याद कर लिया, आपने अभ्यास नहीं किया, एक बार भी लिखने का प्रयास नहीं किया है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अभ्यास होगा तो आप तुरंत लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है। आप समझ रहे हैं? अच्छे से इसको समझिएगा और आप एक बार आप खुद भी पढ़ना इसे। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ो, नहीं तो आप नोट्स परचेज कर लो, नोट्स ले सकते हैं सभी स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नोट्स आप ले लेना। ठीक है, 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी के लिए बस आप इस पे लाइक कर दो भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। लाइक करो ताकि और बच्चों तक ये क्लास पहुँचे, और एक पॉजिटिव कमेंट भी कर देना। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स के लिए शेयर भी कर देना यार साथ ही साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंगों का आपको वर्णन करना है। तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी भाषा सीखने के जो प्रमुख अंग हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनना। भाषा सीखने का प्रथम चरण जिसमें बच्चा शब्दों और ध्वनियों को सुनता है। ठीक है, सुनकर ही सबसे पहले बच्चा भाषा सीखता है। भाषण यानी कि बोलना, सुने हुए शब्दों का उच्चारण करना और बातचीत करना। जो बच्चा यानी कि आपने कुछ शब्द सुने पहले, तो फिर आप उनका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तीसरे पे आता है पढ़ना, लिखे हुए शब्दों को पढ़कर समझना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिखना, यानी कि लेखन कौशल आएगा, तो विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो ये आपके 4 कौशल होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा सीखने के जो प्रमुख अंग हैं वो यही होते हैं 4। ठीक है, क्लियर? ये 4 अंग होते हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें। यही इनका क्रम होता है। सबसे पहले श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल, उसके बाद वाचन और उसके बाद लेखन। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, यही आपका क्रम है। ये क्रम भी आपसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इन 4 अंगों का क्रमबद्ध और संतुलित विकास ही भाषा सीखने का पूर्ण माना जाता है। ठीक है, इन 4 अंगों का क्रमबद्ध और संतुलित विकास ही भाषा सीखने को पूर्ण बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। इन 4 कौशल्स को आप अच्छे से क्रम अनुसार सीखते हैं
तो आपकी जो भाषा है क्या है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, सीखना क्या हो जाएगा आपका पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एक वाक्य वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? तो भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत होती है। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भाषाई कौशल के नाम लिखिए। तो भाषाई कौशल 4 होते हैं, अभी बताए थे आपको, ये देख लो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। श्रवण कौशल यानी कि सुनना, वाचन कौशल यानी कि बोलना, पठन कौशल यानी कि पढ़ना, लेखन कौशल यानी कि लिखना। ठीक है, अभी हम भाषण कौशल बताए थे, यहाँ पे वाचन कौशल कह रहे हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, आपको समझना है इन शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। तो इकाई योजना की आप विशेषता लिख सकते हैं कि इकाई योजना की एक विशेषता यह इकाई योजना की एक विशेषता ये है कि यह एक निश्चित विषय या इकाई को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने की योजना होती है, जिससे शिक्षण व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आकलन से क्या आशय? आकलन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक वाक्य में लिख सकते हैं कि आकलन का अर्थ है छात्रों की शिक्षण प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना। बस आप इतना लिख दें तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें बस छात्र ने कितना सीखा यह जांचा जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो मूल्यांकन की आप परिभाषा लिखेंगे, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों, योग्यताओं और व्यवहार परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग के अनुसार लिखी गई परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। जो मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखी है तो ये कोठारी आयोग के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अनुस्वार से आप क्या समझते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार एक वर्णमाला का चिन्ह होता है, जो कि आप एक देख सकते हैं। ऊपर किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि ऊपर अंक लगा है, ये अंक पे ऊपर बिंदी लगी है तो अंक लग गया। ठीक है, इससे नासिक की ध्वनि भी बोलते हैं, यानी कि नाक से ध्वनि निकलती है इससे। ठीक है, बोलते समय। तो जैसे अनुस्वार एक वर्णमाला का चिन्ह है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो स्वर के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है? स्वर के ऊपर लगाया जाता है। यह नासिक की ध्वनि को दर्शाता है। उदाहरण से समझे तो संसार, रंग, पंख, अंग। ठीक है, तो यह पंचम अक्षर, यानी कि ये पंचम अक्षर होते हैं जिनकी ना की ध्वनि निकलती है। जैसे देख सकते हैं आप, न, य, न, म। ठीक है, के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये पंचम अक्षर के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो चिन्ह होता है वर्णमाला का, जो अनुस्वार चिन्ह होता है, जो स्वर के ऊपर लगाया जाता है। आप में से काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा, तो काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ तो सा के ऊपर लगा है, संसार में तो सा है, लेकिन संसार में सा नहीं है, सा के ऊपर नहीं लगा होता है, ये स्वर के ऊपर ही लगता है हमेशा। कैसे सर, आप हमें समझाइए। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जाता है। स्वर में हमेशा, व्यंजन में हमेशा आ का प्रयोग लिया जाता है, तब उसे बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे संसार लिखा हुआ है, तो संसार में सबसे पहला जो वर्ण है, इसके ऊपर जो बिंदी लगी है वो अनुस्वार की लगी है, ये क्या बोला है, क्या हो जाएगा? ये सा। तो इसको हम अलग करेंगे इसमें से, तो इसमें सबसे पहले सा, इसके नीचे हलंत लगेगा, फिर ये क्या होगा, अलग हो जाएगा इसमें से आ। ठीक है, आ निकलेगा तो आ के ऊपर ये बिंदी लगेगी। ठीक है, क्लियर, ना कि व्यंजन के ऊपर। तो ये क्या है आपका स्वर हो जाएगा, स्वर के ऊपर बिंदी लगी हुई है। क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमेशा स्वर पे ही लगती है। लिखने को बोले तो आप लिख सकते हैं, ये एक नासिक की ध्वनि दर्शाता है। तो ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलना कौशल विकास के लिए कोई एक गतिविधि लिखिए। बोलना कौशल विकास के लिए आपको कोई एक गतिविधि लिखनी, तो गतिविधि आप लिख सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, इसमें बोला ही जाता है। कक्षा में किसी विषय पर 2 दल बनाए जाते हैं। कक्षा में किसी विषय पर 2 दल बनाए जाएं, प्रत्येक दल अपने विचार बोलकर प्रस्तुत करें। इससे छात्रों में बोलने का आत्मविश्वास एवं भाषा प्रवाह का विकास होता है। ठीक है, भाषा प्रवाह विकसित होती है। नेक्स्ट देखें, मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। मौन वाचन से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं आपको लिखना है। मौन वाचन से होने वाले लाभ निम्न लिखते हैं। तो सबसे पहले एकाग्रता बढ़ती है मौन वाचन से, यानी बिना आवाज़ के पढ़ने से ध्यान केंद्रित होता है। दूसरा आप लिखें, गति तेज होती है, यानी मौन वाचन में पढ़ने की गति अधिक होती है। तीसरा आप लिख सकते हैं स्वतंत्र चिंतन, यानी कि
पाठक स्वयं विचार करते हुए पढ़ता है। ठीक है, जो पढ़ने वाला होता है वो स्वयं विचार करके पढ़ता है। समझ गहरी होती है, यानी कि बार बार पढ़कर अर्थ समझा जा सकता है। परीक्षा के लिए उपयोगी यानी स्वाध्याय में सहायक होती है। ठीक है, तो मौन वाचन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक स्तर पर लिखने तो भाषा की समझ विकसित करना होता है, यानी छात्रों में हिंदी गद्य पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता विकसित करना है। दूसरा आप लिख सकते हैं शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि नए शब्द एवं वाक्य संरचना का ज्ञान कराना होता है। ठीक है, तो आप ये 2 उद्देश्य इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निगमन प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो निगमन प्रणाली में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। इसे डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं इसे। उदाहरण से समझे नहीं, पहले व्याकरण का नियम बताओ, यानी कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी नाम या बोध कराए, किसी नाम का बोध कराए। ठीक है, संज्ञा वो क्या है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी नाम का बोध कराए। ये सबसे पहले व्याकरण का नियम बता देते हैं, फिर उदाहरण दो, यानी कि राम नदी पुस्तक। ठीक है, तो ये संज्ञा हो जाएगी। तो ये तरीका है निगमन प्रणाली के बारे में। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से समझे। यह उन्नत कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गृहकार्य की उपयोगिता लिखिए। गृहकार्य की आपको उपयोगिता लिखनी है कि गृहकार्य की क्या उपयोगिता है। तो गृहकार्य की उपयोगिता लिखेंगे स्व अध्ययन की आदत विकसित होती है इससे, कक्षा में सीखा हुआ घर पर दोहराया जाता है, लेखन कौशल में सुधार आता है, अभिभावकों को भी बच्चे की प्रगति का पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है। छात्र में अनुशासन और जिम्मेदारी आती है। ठीक है, वो घर भी काम करेगा घर भी पढ़ेगा इससे। ठीक है, गृहकार्य से। तो ये गृहकार्य की उपयोगिता आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर आपको प्रकाश डालना है। तो आदिकाल यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 1350 ईस्वी को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 1350 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्या था? आदिकाल था। इसे क्या कहते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं। इस काल में अपभ्रंश और देश भाषाओं से हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश और देश भाषाओं से हिंदी का विकास हुआ है। चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख रचनाएं। भाषा में वीरता, श्रृंगार एवं शुद्ध के वर्णन प्रमुख थे। डिंगल और पिंगल शैलियाँ प्रचलित थी। भाषा अभी परिष्कृत नहीं थी, किंतु हिंदी के बीज इसी काल में पड़े थे। ठीक है, इसी काल में पड़े। आप इसे अच्छे से और पढ़ें समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का साहित्यिक महत्व बताइए। हिंदी का आपको साहित्यिक महत्व बताना है। तो हिंदी में विपुल साहित्य क्या है? हिंदी में विपुल साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक उपलब्ध हैं। तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का क्या है? दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता द्वारा छात्रों में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। कविता द्वारा बताना है कि कविता द्वारा छात्रों में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। तो लय और ताल से की जा सकती है। जैसे कि कविता की संगीतात्मक बच्चों को क्या करती है? आकर्षक करती है। ठीक है, आकर्षित करती है। और देखें यहाँ पे सरल शब्दावली यानी रोचक शब्दों से भाषा प्रेम बढ़ता है। ठीक है, भाषा प्रेम बढ़ता है। अभिनय के साथ यानी कविता पाठ करने से रुचि जागती है। कविता पाठ करने से क्या होता है? रुचि जागती है। बाल कविताएं यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करती है। प्रतियोगिता यानी कविता पाठ प्रतियोगिता से क्या वो उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से याद करें, पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाल गीत कविताओं के संकलन में सावधानियाँ। बाल गीत कविताओं के संकलन में सावधानी यानी कविताएं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल हों, भाषा सरल एवं बोधगम्य हो,
विषय नैतिक एवं प्रेरणादायक हो, अश्लील या हिंसक सामग्री ना हो, आयु स्तर के अनुसार चयन हो। ठीक है, बच्चों के स्तर के अनुसार चयन ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्वर वाचन के गुण बताइए। सहस्वर वाचन के आपको गुण बताएं तो सहस्वर वाचन के गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं। शुद्ध उच्चारण यानी कि सही ध्वनि और उच्चारण का अभ्यास होता है। सहस्वर वाचन से क्या होता है? सही ध्वनि और उच्चारण का क्या होता है? अभ्यास होता है। दूसरा देखें, आत्मविश्वास बढ़ता है, छात्र बोलने का साहस बढ़ता है। छात्रों में बोलने का क्या होता है? साहस बढ़ता है। श्रोताओं को पाठ का आनंद मिलता है, सुनने वालों को लय विराम बल का अभ्यास होता है। भाषा प्रभाव में क्या आता है? सुधार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालाघात के नियम बताइए। बालाघात के नियम आपको बताने तो क्रिया पर बल दिया जाता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द पर अधिक बल पड़ता है। महत्वपूर्ण शब्द पर बल देकर अर्थ स्पष्ट किया जाता है। नकारात्मक वाक्य में नकारात्मक शब्द पर बल पड़ता है। भावना एवं संदर्भ के अनुसार बालाघात बदलता है। ठीक है, किसके अनुसार? भावना और संदर्भ के अनुसार क्या बदलता है? बालाघात बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य वाले उत्तर आपको लिखने, यहाँ पे मूल्यांकन की परिभाषा लिखी है। तो मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को क्या मापा और आंका जा सकता है। ठीक है, एक नंबर में आप इतना ही लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें कि पृष्ठ पोषण के दो प्रकार लिखिए। पृष्ठ पोषण के दो प्रकार लिखने तो सकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है, एक आपका नकारात्मक पृष्ठ पोषण होता है, यानी पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, पृष्ठ पोषण यानी किसी के बारे में आप फीडबैक देते हैं तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, तो दो प्रकार हो जाएंगे इसके। तीसरा क्वेश्चन देखें, भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवाद पाठ क्या होते हैं। तो संवाद पाठ वे पाठ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत का वर्णन होता है। ठीक है, उसे संवाद या पाठ कहते हैं। ठीक है, बातचीत या संवाद होता है। ठीक है, इकाई योजना की दो विशेषताएं लिखिए। तो यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होती है इकाई योजना, इसमें उद्देश्य, विधि और मूल्यांकन सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इकाई योजना में। तो आपके एक नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिरोरेखा किसे कहते हैं? शिरोरेखा किसे कहते हैं आपको बताएं तो हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के ऊपर जो क्षैतिज रेखा यानी कि आड़ी रेखा खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं शिरोरेखा कौन सी होती है, जैसे मैंने अभी लिख दिया राम लिखा है। अभी मैं इसके ऊपर जो रेखा खींचूंगा, जैसे मैंने ये खींच दी, तो इसे ही क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखें क ख ग घ, इन सभी अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा होती है। ये वाली जो इस लाइन है तो ये क्या है? शिरोरेखा है। ठीक है, यह हिंदी लिपि देवनागरी की विशेष पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आलेख से क्या तात्पर्य है? आलेख यानी कि आर्टिकल। आलेख एक गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर क्रमबद्ध, तर्कसंगत एवं विचारपूर्ण लेखन किया जाता है। आर्टिकल छापे जाते हैं ना, आर्टिकल आप समझते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? आलेख कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल छपे हैं, अखबार वगैरह में छपते हैं या पुस्तक वगैरह जो भी वैसी रहती हैं उनमें आर्टिकल छपते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। तो आलेख एक गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर क्रमबद्ध या तर्कसंगत एवं विचारपूर्ण लेखन किया जाता है। ठीक है, इसमें भूमिका, विषय वस्तु और निष्कर्ष होते हैं। उदाहरण यानी समाचार पत्रों में छपे विचार लेख। ठीक है, उन्हें आर्टिकल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं? व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां आपको बताने की, प्राचीन विधियां कौन कौन सी। तो यहाँ पे प्राचीन विधियां हमने लिख रखी हैं कि निगमन विधि प्राचीन विधि है, पहले नियम बताए जाते हैं फिर इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आगमन विधि है, पहले उदाहरण फिर नियम, यानी कि दोनों को उल्टा कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बस। उसके बाद पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक के आधार पर व्याकरण पढ़ाना। ठीक है, सूत्र विधि में सूत्र रटवा कर व्याकरण सिखाना। ठीक है, उसके बाद आपकी अनुवाद विधि यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद द्वारा सिखाना। तो आप ये 5 विधि हमने यहाँ पे लिख रखी हैं व्याकरण शिक्षण की, ये प्रमुख प्राचीन विधि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है। मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है आपको बताना है, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम में, ठीक है। यानी कि खुली पुस्तक परीक्षा में छात्र रटने की वजह समझकर उत्तर देते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन का आकलन होता है। रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जांची जाती है इसमें, ठीक है। यह वास्तविक ज्ञान को मापने का एक साधन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण एक द्विमुखी सामाजिक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है और ज्ञान का हस्तांतरण होता है, ठीक है। शिक्षक कैसी प्रक्रिया। शिक्षक एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण की बात हो रही है इसमें। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, सामाजिक एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है। यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों आपसी में बातचीत करते हैं शिक्षण को लेकर, तो यानी दो मुखी प्रक्रिया हो जाएगी इसमें, ठीक है। और ज्ञान का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। शिक्षक से कौन सीखता है, स्टूडेंट विद्यार्थी सीखता है, विद्यार्थी से कौन सीखता है, शिक्षक सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किए, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए। और आप सभी लोग इसे शेयर भी कर दें करें क्लास को, ठीक है। आपके जितने भी यार दोस्त हैं, साथी हों, जो भी है, वो आपकी वजह से पढ़ जाएं, लिख जाएं, ठीक है, उन पास हो जाएं अच्छे नंबरों से। बस आप इसको शेयर कर दें सभी जगह, ठीक है। हेल्प करना चाहिए सभी का, जितना आप हेल्प कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाचन कौशल की दो विशेषताएं लिखिए। तो वाचन कौशल की दो विशेषताएं कौन कौन सी आपको लिख सकते हैं। शुद्ध उच्चारण, वाचन में शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। दूसरा प्रवाहमयता, यानी कि पाठ का वाचन रुक रुक कर नहीं बल्कि प्रवाह के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके आप दो विशेषताएं लिख सकते हैं ऐसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कच्चा कच्च वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कच्चा कच्च वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो विषय स्पष्ट हो और छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, ठीक है। सभी छात्रों को बोलने का अवसर मिले। भाषा सरल एवं सलीन हो। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और सलीन, तभी बच्चे इसे समझ पाएंगे। अगर मैं आपको ये नोट्स जो PDF में आपको पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, अगर मैं इनमें हार्ड लैंग्वेज रख दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप इसे अपनी मर्जी से भी एक दो बार पढ़ोगे ना, तब भी आपको एक ही बार में समझ आएगा। इतनी ईजी लैंग्वेज रखी है हमने, ठीक है। तो समय सीमा का पालन हो। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहें। किसी का उपहास ना हो, ठीक है, किसी का उपहास ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलने के कौशल में विकास में वीडियो और सिनेमा की भूमिका निभानी है। आपको बोलने के कौशल के विकास में वीडियो और सिनेमा की क्या भूमिका है वो आपको बतानी है, ठीक है। सही उच्चारण, पहला है कि सही उच्चारण, यानी वीडियो देखकर शुद्ध बोलना सीखते हैं बच्चे, ठीक है। भाव भंगिमा, यानी कि अभिनेताओं से शारीरिक भाषा सीखते हैं। उसके बाद आपका शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रेरणा, यानी अच्छे वक्ता देखकर बोलने की क्या होती है, इच्छा जागती है, ठीक है, प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने वाली प्रमुख विधियों का वर्णन करना है, ठीक है। बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने वाली प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। तो वर्णमाला, एक तो पहली विधि आपकी वर्णमाला विधि हो जाएगी, पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य पढ़ाना, ठीक है। दूसरी आपकी शब्द विधि हो जाएगी, यानी सीधे शब्द पहचान कर पढ़ाना सिखाना। और उसके बाद वाक्य विधि, यानी पूरे वाक्य से शुरू करके अक्षर तक पहुंचना। और कहानी विधि में, यानी रोचक कहानियों के माध्यम से पढ़ना सिखाना। उसके बाद आपकी आती है खेल विधि। खेल विधि में, यानी खेल खेल में पढ़ने का अभ्यास कराना, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाचन कौशल के विविध पक्ष लिखिए, ठीक है। वाचन कौशल के विविध पक्ष, यानी सस्वर वाचन, यानी आवाज़ के साथ पढ़ना होता है। मौन वाचन, यानी बिना आवाज़ के पढ़ना। द्रुत वाचन, यानी तेज गति से पढ़ना। और आदर्श वाचन, यानी शिक्षक द्वारा आदर्श पढ़कर दिखाना, ठीक है। अनुकरण वाचन, यानी शिक्षक के बाद छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, यानी शिक्षक बोलता है, पहले पढ़ के बताता है, फिर बच्चे क्या उसी को दोहराते हैं, यानी अनुकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विस्तृत और द्रुत गद्य पाठों के दो उद्देश्य बताइए। विस्तृत और द्रुत गद्य पाठों के क्या बताने आपको, दो उद्देश्य लिखने। तो विस्तृत गद्य पाठ के उद्देश्य देखें पहले। सबसे पहले तो हम
पाठ की गहन समझ विकसित करना, शब्द भंडार एवं व्याकरण का ज्ञान कराना, ठीक है। उसके बाद आपका द्रुत गद्य पाठ के उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे। पढ़ने की गति क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। पढ़ने की गति बढ़ाना, मुख्य विचार को शीघ्र ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कविता शिक्षण की दो विधियाँ। कविता शिक्षण की दो विधियाँ यानी गायन विधि, कविता को लय और संगीत के साथ गाकर पढ़ाना, ठीक है। अभिनय विधि यानी कविता के भावों को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना, ठीक है। ये तो कविता शिक्षण की दो विधि हो जाएंगी, गायन विधि और अभिनय विधि, ठीक है। गायन में नहीं कविता को लय और संगीत के साथ गाकर पढ़ाना, और अभिनय में कविता के भावों को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का अर्थ लिखिए। भाषा का अर्थ आपको लिखना है कि भाषा क्या है, ठीक है। तो भाषा वह व्यवस्थित ध्वनि संकेत प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों, अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाता है। यह मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। तो आप ये भाषा के अर्थ में ये लिख सकते हैं, क्लियर, इम्पोर्टेंट, आप इन्हें पढ़ें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए। कविता में निहित सौंदर्य, तो कविता के अंदर कौन कौन से सौंदर्य होते हैं, यानी भाव सौंदर्य, कविता के भावों में सुंदरता, ठीक है। शब्द सौंदर्य यानी मधुर एवं प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग, अलंकार सौंदर्य यानी उपमा, रूपक आदि अलंकारों से सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। और आपकी लय एवं ताल सौंदर्य, इसमें छंद और संगीत की सुंदरता, विचार सौंदर्य में यानी गहरे एवं प्रत्येक विचार, ठीक है, प्रेरक विचार, गहरे और प्रेरक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से, तो भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं। सुनना यानी कि श्रवण कौशल, बोलना यानी कि वाचन कौशल, पढ़ना यानी कि पठन कौशल, लिखना यानी कि लेखन कौशल, ठीक है। ये 4 कौशल आपके। गद्य क्या है, गद्य क्या है आपको लिखना है। गद्य क्या है, तो गद्य वह साहित्यिक विधा है जिसमें भाषा सामान्य एवं प्रवाहमयी होती है, जिसमें छंद, तुक या लय का बंधन नहीं होता है, ठीक है। छंद, तुक, लय का बंधन का किस में होता है, पद्य में होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं होता है, गद्य में नहीं होता है ये। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, ये सब क्या है, गद्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा क्या है। परीक्षा क्या है, परीक्षा वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता का व्यवस्थित मापन किया जाता है। यह शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ण क्या है। वर्ण क्या है समझाइए। तो वर्ण आपको समझाने, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण को आप और नहीं तोड़ सकते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं का, खा, ग, ए और आ, ये सारे क्या है, वर्ण है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ए, आ, ई, उ। तो वैसे इसमें 16 रख रखे हैं। अगर व्यंजन की बात करें आपसे तो व्यंजन 16 नहीं होते, स्वर 16 नहीं होते, स्वर होते हैं 11, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ए से लेकर औ तक जो आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, 11 व्यंजन वो स्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ए आती, जिसे अनुस्वार बोलते हैं, और ये 2 बिंदी वाली आती, इसे विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये अलग होते हैं, 11 ही होते हैं आपके स्वर, ठीक है। और आपके जो और भी जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण काफ़ी चीज़ें होती हैं वर्णमाला के अंदर। तो व्यंजन वर्ण की बात करें तो ये आपके 33 होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। और कुल वर्ण की बात करें, कुल वर्ण आपके अब 53 हो गए, ठीक है। वैसे 52 थे लेकिन अब 53 हो गए, एक और वर्ण इसमें बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि लिखिए। सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि आपको लिखनी है। तो गतिविधि लिखनी है कि कहानी सुनकर प्रश्नोत्तर, ठीक है। गतिविधि हो जाएगी आपकी कहानी सुनकर प्रश्नोत्तर। तो कैसे, शिक्षक एक कहानी सुनाए, बाद में छात्रों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे। इससे ध्यान से सुनने की आदत विकसित होती है, ठीक है। इससे ध्यान से सुनने की आदत विकसित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलने के कौशल विकास की एक गतिविधि लिखनी है। ठीक है, बोलने के कौशल विकास की गतिविधि यानी चित्र वर्णन, चित्र दिखाकर छात्रों को उस पर बोलने के कहें। ठीक है, इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सहस्वर वाचन के 3 गुण लिखने हैं आपको। सहस्वर वाचन के 3 गुण यानी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा प्रवाह एवं लय का विकास होता है। ठीक है, ये आप 3 गुण लिख सकते हैं सहस्वर वाचन के। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहस्वर वाचन के 3 उद्देश्य की बात करें तो छात्रों में शुद्ध उच्चारण का विकास करना, पाठ के भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना, श्रोताओं में रुचि उत्पन्न करना। ये सहस्वर वाचन के क्या हो जाएंगे, 3 उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इकाई योजना की कोई 3 विशेषताएं लिखी हुई। इकाई योजना की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। पहला क्रमबद्धता यानी पाठ सामग्री को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है इसमें। ठीक है, उद्देश्य केंद्रित रहता है यानी कि प्रत्येक इकाई का स्पष्ट उद्देश्य होता है। लचीलापन यानी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, लचीलापन का मतलब होता है कि क्या आप उसे कभी भी बदल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वार्षिक योजना निर्माण के चरण आपको लिखने हैं। ठीक है, वार्षिक योजना निर्माण के चरण निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होता है सबसे पहले, कार्य दिवसों की गणना करना, इकाइयों का विभाजन करना, समय निर्धारण करना और मूल्यांकन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो वार्षिक योजना के निर्माण में ये चरण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता पाठ शिक्षण के सोपान लिखिए। कविता पाठ शिक्षण के सोपान यानी कि भूमिका यानी प्रस्तावना, विषय प्रवेश, आदर्श वाचन यानी कि शिक्षक द्वारा कविता पढ़ना, अनुकरण वाचन यानी छात्रों द्वारा दोहराना, व्याख्या यानी कि कठिन शब्द एवं भावार्थ शब्द स्पष्ट करना। ठीक है, भावार्थ स्पष्ट करना, प्रश्नोत्तर यानी छात्रों से प्रश्न पूछना, पुनरावृत्ति यानी मुख्य बातें दोहराना, गृह कार्य यानी घर पर याद करने को कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्तालाप के आयोजन की 4 सावधानी लिखी। वार्तालाप करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो बता रहे हैं। ठीक है, तो विषय रोचक एवं सरल हो। वार्तालाप के आयोजन की जो 4 सावधानियां इसमें क्या है कि विषय रोचक एवं सरल हो, सभी को बोलने का अवसर मिले, अनुशासन बना रहे, समय सीमा का पालन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन गुच्छ क्या है। व्यंजन गुच्छ क्या है, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर के एक साथ आते हैं तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर के एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। उदाहरण देखें यहाँ पे स्कूल, प्रेम और क्रम, यानी कि आप देख सकते हैं व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। जैसे कि सा के साथ क्या मिला हुआ है, का मिला हुआ है। जैसे देखिए इसमें आधा सा है। ठीक है, आधा सा, इसमें क्या है, पा और रा है। ठीक है, पा और रा, तो इसमें आधे सा को इसमें मिला के क्या लिख दिया, स्कूल लिख दिया है। स्कू हो जाएगा जी, ऊ की मात्रा लगे स्कूल, इसमें 2 व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन गुच्छ आप समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम एवं तद्भव शब्द उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तत्सम एवं तद्भव शब्द उदाहरण सहित आपको लिखनी, तो तत्सम शब्द ये हो जाएंगे अग्नि, दूध, कर्म, और ये आपके तद्भव हो जाएंगे आग, दूध, काम। ठीक है, इधर आपके ये लिखे हुए हैं। उसके बाद कर्म को काम, नैन को नैन और मातृ को माँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो संस्कृत से सीधे आए शब्द हैं। ठीक है, तत्सम है वो संस्कृत शब्द है और तद्भव संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए शब्द हैं। ठीक है, तद्भव तत्सम होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं। जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे संस्कृत शब्द हैं, इधर जो लिखे हुए हैं वो हिंदी शब्द हैं। आप अग्नि पढ़ें, अग्नि कब बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं अग्नि, और अग्नि को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत को हम हिंदी में दूध को क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में विसर्ग को समझाइए। विसर्ग जो पीछे 2 बिंदी लगती हैं किसी व्यंजन या स्वर के पीछे, वो हम आपको बताए थे। ठीक है, ये वाला विसर्ग होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। विसर्ग एक स्वर के बाद लगने वाला चिन्ह है। विसर्ग एक स्वर के बाद लगने वाला चिन्ह है जो ये लिखा जाता है। जहाँ पे ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है,
यह है जैसी ध्वनि निकालता है। ठीक है, आप विसर्ग लगेगा तो आप देखते हैं समझते हैं कि है जैसी ध्वनि निकलती है विसर्ग से। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पे नम के पीछे लगाए तो जिसे क्या बोलेंगे, नमः बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे दुख में लगाए तो दुखह दुहक बोलेंगे। ठीक है, दुख। और अत के पीछे लगाए तो अतः बोलेंगे, प्राय के पीछे लगाए तो प्रह बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि ध्वनि निकलती है विसर्ग की। यह मुख्य संस्कृत के शब्दों में आता है। ठीक है, विसर्ग ज़्यादातर प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों में सुनने कौशल विकास के लिए किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों में सुनना कौशल विकास के लिए किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जा सकता है यहाँ पे देखेंगे। कहानी विधि, इसमें कहानी सुनकर प्रश्न पूछना होता है। प्रश्नोत्तर विधि यानी सुनकर उत्तर देना। श्रुतलेख विधि यानी बोलकर लिखवाना। रेडियो ऑडियो यानी सुनकर सुनाकर समझाना। और वाद विवाद यानी सुनकर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाचन विधि के प्रकारों के नाम लिखिए। वाचन विधि के प्रकारों के आपको नाम लिखने तो सहस्वर वाचन यानी कि आवाज़ के साथ, मौन वाचन यानी बिना आवाज़ के, आदर्श वाचन यानी शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन यानी छात्र द्वारा नकल करना। ठीक है, उसके बाद द्रुत वाचन यानी तेज गति से पढ़ना। विस्तृत वाचन यानी धीमी गति से गहन करना। ठीक है, धीमी गति से और गहन तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गद्य शिक्षण के कोई दो सामान्य उद्देश्य लिखिए। तो गद्य शिक्षण के आपको उद्देश्य लिखने, सामान्य से उद्देश्य आप लिख सकते हैं दो। तो यहाँ पे आप आंसर ऐसे देना है, गद्य शिक्षण के दो निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से। पहला, छात्रों में भाषा की समझ विकसित करना। दूसरा, शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। व्याकरण शिक्षण के कोई दो सामान्य उद्देश्य लिखिए। व्याकरण शिक्षण के दो सामान्य उद्देश्य आपको लिखने तो छात्रों को शुद्ध भाषा बोलना एवं लिखना सिखाना, ये व्याकरण का उद्देश्य रहता है। भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। ठीक है, तो यह भाषा शिक्षण, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मापन को संक्षिप्त में समझाइए। मापन क्या होता है आपको संक्षिप्त में आपको समझाना है। ठीक है, तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गुण या विशेषता को संख्यात्मक रूप में यानी अंकों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, यानी परीक्षा में 75 से 60 अंक आना यह मापन है। परीक्षा में 75 से 60 अंक आना क्या है, ये मापन है। ठीक है, मापन वस्तुनिष्ठ होता है, यह मूल्यांकन का एक भाग होता है। मापन क्या होता है, मूल्यांकन का एक भाग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझें यहाँ पे। तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द क्या है समझाइए, उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। तद्भव को समझाना है, वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव कौन से शब्द हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, जो तत्सम शब्द हैं वो क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम में थे जो हिंदी में परिवर्तित हुए शब्द हैं वो क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, तद्भव और तत्सम में। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। तो कौन से तत्सम शब्द, यानी कि अभी हमने बताया था दूध कौन सा शब्द है आपका, तत्सम शब्द है जो संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत से जो परिवर्तित होकर हम इसे क्या बोलते हैं, अब दूध बोलते हैं। तो संस्कृत से परिवर्तित होकर कौन सा शब्द बना, दूध बना, तो दूध आपका हिंदी शब्द है। ठीक है, ऐसे और भी उदाहरण, अग्नि आग, कर्म को काम कहते हैं हिंदी में, हस्त को हाथ कहते हैं हिंदी में, नेत्र को नैन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेत्र संस्कृत में कहते हैं। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि विदेशी शब्द लिखिए। विदेशी। ठीक है, तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में आए, अपनी भाषा में आए, उन्हें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो भाषा देखेंगे यहाँ पे, भाषा कौन सी, अरबी भाषा, और यहाँ पे ये शब्द हैं। तो कौन कौन सी भाषा यानी विदेश से आए शब्द यहाँ पे देखेंगे। किताब और दुकान, ये आपके अरबी शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं किताब और दुकान। फारसी भाषा के शब्द की बात करें तो बाग दरवाज़ा, हम अभी दरवाज़ा बोलते हैं, तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। और फारसी बाग होता है वो फारसी भाषा शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के स्कूल, डॉक्टर, ये सब हम अंग्रेजी भाषा के शब्द यूज करते हैं। पुर्तगाली यानी तम्बाकू, आलू, ये कहाँ के किस भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक द्वारा बच्चों में सुनने की आदत के विकास के
लिए क्या क्या करना चाहिए? शिक्षक द्वारा बच्चों में सुनने की आदत के विकास के लिए, सुनने की आदत को विकसित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए शिक्षक द्वारा, ठीक है। तो रोचक कहानियाँ सुनाएं, पहला क्या है, रोचक कहानी सुनाएं, सुनने के बाद प्रश्न पूछें। शिक्षक पहले बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाएं, फिर कहानी सुनने के बाद क्या करें, प्रश्न पूछने चाहिए शिक्षकों को बच्चों से, ठीक है। ऑडियो रेडियो का उपयोग करें, एकाग्रता के लिए शांत वातावरण बनाएं, पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि सुनने की आदत विकसित विकास की एक गतिविधि लिखिए। सुनने की आदत विकास की एक गतिविधि लिखिए, यानी कि शिक्षक 5 मिनट की कहानी सुनाए, फिर 5 प्रश्न पूछे, जो सही उत्तर दे उसे शाबाशी मिले, और इससे बच्चे ध्यान से सुनना और सीखते हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे आप 5 मिनट एक गतिविधि दे रहे हैं क्लास में, गतिविधि कैसे मैं आपको समझाऊं, आप टीचर बन गए, आपने कहा मैं आपको 5 मिनट की एक कहानी सुना रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चा उसके बाद मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा इस कहानी से, 5 मिनट की कहानी से, अगर आपने 5 प्रश्नों के जवाब दे दिए तो मैं आपको शाबाशी दूंगा या कुछ इनाम दूंगा या कुछ आप दे सकते हैं, मैं आपको एक, जो भी बच्चा सही से देगा 5 प्रश्न का उत्तर, मैं उन्हें पेन दूंगा एक। तो बच्चे इस कहानी को क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से कि मुझे एक पेन मिलेगा इस चक्कर में, ठीक है। और आप बोल सकते हैं मैं उसे आगे करके क्लास में सबके सामने सम्मान करूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, इससे फिर और ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे गतिविधि लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे तो किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखन कौशल के विकास में सुलेख की क्या भूमिका है। लेखन कौशल होता है, उसमें सुलेख की क्या भूमिका रहती है, तो सुलेख सुंदर लिखावट का विकास होता है। लेखन कौशल से क्या होता है, सुंदर लिखावट का विकास होता है, अक्षरों का सही आकार बनाना सीखते हैं। लेखन में स्वच्छता आती है, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एकाग्रता का विकास होता है, ठीक है, एकाग्रता विकसित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रुतलेख का महत्व बताइए। श्रुतलेख सुनकर लिखने का महत्व बताना आपको, ठीक है। श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना, यानी शिक्षक बोले आप उसे लिखें तो सुनकर लिखने की क्षमता बढ़ती है, इससे वर्तनी शब्द शुद्धि होती है। स्पेलिंग आप शिक्षक बोलेगा, मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप उसे लिख रहे हैं, तो आपके इसमें वर्तनी कैसी होगी, शुद्ध होगी, ठीक है। श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों का एक साथ अभ्यास होता है इसमें, ठीक है। सुनना और लेखन कौशल का एक साथ दोनों का अभ्यास होगा, क्योंकि शिक्षक बोल रहे हैं आप उसे सुनकर लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप सही से लिख पाएंगे, इसलिए इसमें ध्यान केंद्रित करने की क्या होती है, क्षमता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्य पाठों में कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्द की क्या भूमिका होती है। गद्य पाठों में कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्द की क्या भूमिका होती है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो विपरीत शब्द से अर्थ जल्दी समझ आता है, ठीक है। विपरीत शब्द से अर्थ जल्दी समझ में आता है, जैसे कि उदाहरण से समझाएं, कठिन का विलोम होता है सरल, तो दोनों साथ देखने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कठिन का विलोम होता है सरल, दोनों साथ देखकर क्या हो जाएगा, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा शब्द भंडार दोगुना होता है, इससे याद रखना आसान हो जाता है, छात्रों में तुलनात्मक सोच विकसित होती है। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अथवा वाला कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे। जब कठिन शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो संदर्भ से उसका अर्थ समझ आ जाता है, ठीक है। उदाहरण देखें, विद्यालय में अनुशासन अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ है वाक्य से स्पष्ट है कि जरूरी, ठीक है। विद्यालय में अनुशासन अनिवार्य है, तो अनिवार्य का क्या अर्थ हो जाएगा, जरूरी है, भाई विद्यालय में अनुशासन बनाना जरूरी है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपकी 808 पेपर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज है, आपने अच्छे से 1-2 बार क्लास देखे और आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लें। अभी तक नहीं किए तो मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इजी
इजी भाषा रखी है हमने, सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप एक बार में ही पढ़ सकते हैं। हर एक पेपर में आपको एक एक दिन का गैप है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।